Hello people, welcome back to Roast Edu, the first ever roasting education channel in India. So लास्ट क्लास में हमने आइडिया ऑफ सत्याग्रह पढ़ा था एंड दैट्स वेरी क्लियर. हमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे समझ आ रखी है. हमने ये सोर्स बॉक्स भी पढ़ लिया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विथ द रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बनाया था. अब आते हैं हम मेन बात पे. कौन से ईयर में बना गया था. ईयर याद करना बहुत डिफिकल्ट रहता है बट मैंने अभी तक आपको इतने ईयर्स याद कराया. आई डोंट थिंक सो आपको एक भी ईयर नहीं याद हुआ होगा. सो अब कैसे याद करना. 1919 हमें याद है. 1918 के अंदर एक सत्याग्रह हुआ था. कहाँ हुआ था. अहमदाबाद. सो अहमदाबाद के अंदर वी हैव 9 लेटर्स. तो अगर हम 9 को सिग्निफाई करें तो इट्स लाइक 1 + 8 इज दैट्स व्हाट 9 इज. तो 1 + 8 मतलब 18. तो ऐसे हम याद कर सकते हैं अहमदाबाद का. हमने ये बात पहले भी देख रखी है कि अहमदाबाद में दे वन राइट. उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया था एंड दे ऑल गाइज वन. तो नेक्स्ट जब वो कोई भी एक्ट या कुछ भी करेंगे दैट्स गोइंग टू बी ऑब्वियसली देयर इन 1990. ठीक है, क्योंकि उन्हें एक साल किस में लगता है. वो एक साल जाते हैं खेड़ा पेड़ा खाने के लिए. तो इधर वो पूरी अपनी चाचा नाना मामा से सब वो करते हैं जिसकी वजह से उनको एक साल लग जाता है. एक और चीज़ इस ईयर को याद करने के लिए. ऑब्वियसली रॉलेट एक्ट बहुत ही गंदा एक्ट है. तो हम इंडियंस तो पास नहीं करेंगे. तो करेंगे कौन. फॉरेनर्स पास करेंगे, ब्रिटिशर्स पास करेंगे. तो वो लोग जब उनको वर्ल्ड वॉर 1 से थोड़ा छुटकारा मिलेगा, उनका ध्यान यहाँ पे हटेगा. यहाँ से वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है एंड दे लाइक भाई एक एक्ट पास करना है. तो वो बोलेंगे कि हम वर्ल्ड वॉर 1 पे ध्यान दें कि आपके एक्ट पे ध्यान दें. वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ. अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया था 1918 के एंड में. तो 1919 के अंदर ये एक्ट जो है उनने पास कर दिया. आई गेस आपको ये एक्ट को याद करने में बिल्कुल भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी. सो व्हेन वाज दिस एक्ट पास. इट वाज पास्ड इन 1919. ठीक है. नाउ सो व्हाट वाज दिस एक्ट. मेनली दिस एक्ट गेव इनॉर्मस पावर. फर्स्टली सॉरी हम भूल जाते हैं बीच बीच में. ये पास किसने किया. हमने सबसे पहले देख लिया कौन से ईयर में पास हुआ था. अब ये पास करेगा कौन. हमें इसका ईयर पता है. काम कौन करेगा भैया. एक्ट है, किसी ने पास किया होगा. एक्ट है मतलब क्या बन रहा है. एक तरह का लॉ बन रहा है. लॉ कौन पास करता है. लेजिस्लेटिव काउंसिल पास करती है. तो इतना तो हमें पता है कि पास किया है वो जिसने भी किया है वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है. तो अगर तुम्हारे ये 1 मार्कर में एमसीक्यू में आते हैं तो तुम लेजिस्लेटिव काउंसिल को पहले देखना कौन से एमसीक्यू में ये चीज़ है. अब ये इम्पीरियल ये कैसे जाने. इफ़ यू रिमेंबर इम्पीरियल जो चीज़ें होती है वो सुप्रीमसी के लिए यूज़ की जाती है. और यहाँ पे सुप्रीम कौन थे. हमारे ब्रिटिशर्स. क्योंकि हम अक्लमंद इंडियंस के पास उस वक्त अकल नहीं आई थी. तो यहाँ पे सुप्रीमसी थी ब्रिटिशर्स के पास. उन्हें हम क्या कहते हैं. इम्पीरियल. तो कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया भैया. इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था. चीज़ें क्लियर हैं. अब इस काउंसिल के अंदर होता क्या था. इस काउंसिल में होता था कि थोड़े लोग ब्रिटिशर्स थे और थोड़े लोग इंडियंस हुआ करते थे. अब आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ. क्या इंडियंस कभी चाहेंगे कि ऐसा घटिया एक्ट पास हो. इस एक्ट के अंदर होता ये था मेनली कि फॉर एग्जाम्पल इस एक्स ने किसी को जाके मार दिया. अब इसने नहीं मारा. एक बंदा था वाई जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड था. तो लोगों ने बोला वाई ने मारा वाई ने मारा वाई ने मारा. लेकिन इस वाई को कोई भी मौका नहीं मिला कि वो अपनी क्या बोलते हैं इसकी इनोसेंस प्रूव कर पाए. तो ऐसे केस में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स इस वाई को बिना किसी चांस के बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल सकते थे. कितने साल के लिए. हार्डली 2 ईयर्स के लिए. मतलब उसके 2 ईयर्स वेस्ट और ये अपना एक्स घूम रहा है बाहर ऐसे ही. तो ये कितना गंदा एक्ट है. मतलब जस्टिस का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे. तो ऐसे एक्ट ये वाला जो एक्ट था ये उधर हो गया था पास. तो इसका मतलब होता है रॉलेट एक्ट. इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. सब खुद दिमाग लगाओ. इतना घटिया एक्ट हम इंडियंस पास करेंगे. कभी नहीं. नेवर एवर. भाई गलती से हमने चलो ये पास कर भी दिया. अगर वो गलती से हमें हमारे ऊपर चढ़ गया तो भाई हमारी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो हम ये वाला एक्ट कभी पास नहीं करेंगे. तो इधर क्या होता था कि इधर मेनली चलती थी किनकी. ब्रिटिशर्स की. और बहुत ज़्यादा इंडियन मेंबर्स ने अपोज किया. दिख रहा है यहाँ पे ऑपोजिशन किया गया इंडियन मेंबर्स का. फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ.
अब इससे क्या हुआ, गेव गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे वो कुछ भी, अब ब्रिटिशर्स के पास सुप्रीमेसी आ गई थी, यू नो, सुप्रीम, वो ऑलरेडी सुप्रीम थे, उनके पास और सुप्रीमेसी आ गई, तो हो गई प्रॉब्लम किसको, किसी को नहीं भैया जी, हम अक्लमंद इंडियंस को। ठीक है, प्रॉब्लम हो गई हम अक्लमंद इंडियंस को ना। ये याद रखना कि 2 साल से ज़्यादा की अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो उसमें फिर ट्रायल होता था, बट 2 साल तो उस इंसान के वेस्ट चले गए ना, और 2 साल की कीमत बहुत होती है लल्ला, बहुत। तो उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी को हमने बोला है किंग ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के राजा। इन्होंने बोला क्या, अब वो सच्चाई के राजा थे तो वो सिविल डिसोबीडियंस करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हर एक चीज़ नॉन वायलेंस में हो, वायलेंस यूज ही नहीं हो कोई भी। तो ही स्टार्टेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस एक्ट। अब किसके अगेंस्ट करेंगे ये लॉ, ये बकवास सा जो लॉ इनने पास कर दिया बिना इंडियन मेंबर्स की मंजूरी के, उस लॉ के अगेंस्ट उनने स्टार्ट किया। अब वो किससे स्टार्ट करेंगे, हमें एक चीज़ पता है, टॉर्चर होते हैं 3rd डिग्री टॉर्चर तक, तो वो पहले 1st डिग्री टॉर्चर देते, फिर 2nd डिग्री देते, लास्ट में जाके उनका 3rd डिग्री टॉर्चर आता है। तो महात्मा गांधी जी ने भी यही किया। उनका जो 1st डिग्री ऑपोजिशन था, उसके अंदर इन्होंने स्टार्ट किया हड़ताल से। हड़ताल एक बहुत ही छोटी चीज़ है भाई, स्टूडेंट्स भी करते हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स ने किया ही था ना टर्म 1 में, कितने सारे ऑपोजिशन किए थे। तो बेसिकली हड़ताल से हर चीज़ स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे भी किस चीज़ से स्टार्ट होगी, हड़ताल से। अब वो कौन से डेट में स्टार्ट होगी, 6 अप्रैल। अब भैया 6 अप्रैल कैसे याद करने का, तुम्हें ये पता है कि ये चीज़ें हड़ताल से चालू हुई थी। हड़ताल में कितने लेटर्स हैं, HARTAL। तो अगर ये पूछ ले कि सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे तो हड़ताल हुई थी, वो कौन सी डेट में चालू हुई थी, हमें पता है कौन सी डेट में, HARTAL 6। अब समथिंग वॉट रिलेटेड टू 6 होगा, इतना हमें पता चल गया। चलो कोई बात नहीं, अप्रैल तो तुम याद ही रख सकते हो, ठीक है, इतना तुमको याद कराया तो 6 के बाद अप्रैल तो तुम याद ही कर लोगे। अब चलो अप्रैल को याद करने का एक और तरीका बता देते हैं, ये ए और ए को छोड़ दो, जितने भी हमारे पास ये जो वॉवल्स हैं इनको हटा दो, कितने शब्द बचे, HTRTL, कितने हुए 4, मतलब 6 4 में चालू हो गया था। अब कौन से ईयर में चालू होगा वो हम आगे बताएंगे। सिविल डिसोबीडियंस को लाने के लिए ना बहुत नत्तापच्ची की, मतलब इंडियंस इतने अक्लमंद मनुष्यों, इतने अक्लमंद एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स, ह्यूमंस आर एनिमल्स, ओके, यू गाइज शुड नो दिस, ह्यूमंस आर एनिमल्स। तो इतने अक्लमंद मनुष्यों जैसे एनिमल्स में को इतने अच्छे लॉ के अगेंस्ट बोलने को डर लग रहा था, मतलब उनके लिए लॉ बहुत अच्छा था, जो उनको इतनी माथापच्ची हुई ये चीज़ें स्टार्ट करने में। भी हम बताएंगे आगे, इंडिया ने बहुत सारे ग्लिचेस खाए हैं भाई, इतने हेडशॉट देती ना अगर इंडिया, तो आज इंडिया कहीं और ही होती। होपफुली वी यूथ आर गोइंग टू चेंज दिस सिस्टम, राइट गाइज, लेट्स कैरी ऑन टू नेक्स्ट नाउ। Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway shops and shops closed down. Alarmed by the popular upsurge, blah 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 blah. मेन चीज़ हमने क्या पढ़ा है, टॉर्चर की डिग्रीज होती हैं। सबसे टॉप लेवल वाला 3rd डिग्री टॉर्चर, सबसे नीचे महात्मा गांधी जी ने किससे स्टार्ट किया, हड़ताल से स्टार्ट किया। कौन से में, 6 अप्रैल को, इतना हमें पता है। अब जो रैलीज थी वो सिटीज़ में ऑर्गेनाइज करी जाएंगी, वर्कर्स स्ट्राइक पे जाएंगे और शॉप्स बंद हो जाएंगी। हड़ताल के बाद क्या होता है, हड़ताल किया, चलो भाई इन लोगों में अक्ल नहीं आई, ब्रिटिशर्स में अक्ल नहीं आई, तो इन लोगों ने पहले हड़ताल से स्टार्ट किया, कुछ काम नहीं हुआ। वर्कर्स, बिकॉज वर्कर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई ना, क्योंकि वर्कर्स में क्या होता था, छोटी से छोटी वर्कर्स बहुत ज़्यादा आग बबूले हो जाते थे, तो वो लड़ाई कर देते थे, उनको बिना ट्रायल के वो लोग जेल में डाल देते थे। भाई उनका तो करियर ख़त्म, माय गॉड करियर, हाँ करियर होता है यार, हाउ कैन यू से कि वर्किंग इज़ नॉट एन ऑक्यूपेशन, उनका करियर तो ख़त्म हो गया। तो वो लोग चले गए स्ट्राइक पे, रेलवे शॉप्स हो गई बंद, और ब्रिटिशर्स का हो गया टम टम गोपाला। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को लगने लगा डर,
क्यों लगा डर? वर्कर्स चले जाएंगे, शॉप्स क्लोज डाउन हो जाएंगी, तो इनका कम्युनिकेशन कौन चलाएगा? कौन आएगा इनकी हेल्प करने? इनको लगा कि जो टेलीग्राम है और ये सारी जो चीज़ें हैं ये बंद हो जाएंगी, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को लगा डर, तो उनने सोचा अब इन्हें नीचे ढकेलना पड़ेगा। वो सोचते थे कि वी इंडियंस आर स्टूपिड्स, बट वी आर नॉट। ये चीज़ हमें उन्हें सिखानी थी कि हम स्टूपिड्स नहीं हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि हम इनको दबाते हैं, बट बेटा स्प्रिंग को कितना ही दबा दो, वो जिस तरीके से उछल के आएगी ना, तो वो आसमान को भी ऊपर चीर देगी। अब हुआ क्या, उन लोगों ने किया हमारे ऊपर दंगा, उन लोगों ने हमें नीचे धकेलने की कोशिश की। तो ऐसे उनने क्या काम किया, हर जगह उनने रैलीज को, इन सब चीज़ों को बंद कर दिया। फिर लीडर्स जो हुआ करते थे उनको वो लोग उठा लेते थे कि भाई लीडर्स नहीं होंगे तो ये गधों को कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो कुछ नहीं करेंगे। बट दे वर ऑल रॉन्ग। तो महात्मा गांधी जी को, जो उनके मेन लीडर थे, उनको दिल्ली में ही नहीं आने दिया। दिल्ली का भी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत महान चीज़ें हुई थी दिल्ली में, तो उधर उनको दिल्ली में आने ही नहीं दिया। On 10th April, the police in Amritsar fired upon the peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post office and railways. ये इतना कुछ महान चीज़ नहीं है, बट हाँ इसमें 10th April डेट आएगी तो हम डेट्स वाली चीज़ों को याद कर लेते हैं। तो on 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession. जो पुलिस थी सब कुछ किया, लड़ाया, मतलब हर जगह ऐसा कि हर जगह इनको खून के धब्बे मिले। ये सीन था उधर, दंगे जिसे हम बोलते हैं, जो आज के केस में बहुत रेयर होते हैं, तब बहुत कॉमन थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तब बहुत चला करती थी। तो तब आए हमारे कौन, जनरल डायर साहब। उनका तो कहानी ही बहुत अलग है। इनने जितने घोटाले किए ना उतने किसी ने नहीं किया। आते ही मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। कौन आया, जनरल डायर। भाई इन जनरल्स का नाम के कितने तो जनरल्स आ जाते थे। अब डायर, डायर का मतलब डायर, तो अगर हम इसका डाई ले ले, ठीक है, डाई ले ले, अगर हम इस डायर का डाई ले ले तो हम इस डाई को ऐसे भी समझ सकते हैं, और इसको चलो आर एक्स्ट्रा, ठीक है, डाई मतलब मरना। तो ये सारी चीज़ें से क्या हो रहे हैं, लोग मर ही रहे हैं। तो अब मरने के बाद अगर कोई इंसान सामने आता है तो वो कौन है, डायर है। वो एक डायन का रूप लेके आता है। वो डायन ही था देखा जाए तो। इतना गंदा उसने लॉ इम्पोज किया। उसने इम्पोज किया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के अंदर क्या होता था कि बहुत सारे लोग ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये इतने सारे लोग हैं तो ये एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते थे। इसको डर था कि एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, फिर से हमारी तरफ स्ट्रैटेजीज बना देंगे, हमें बाहर फेंक देंगे। डर भैया, डर एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है। तो इसको लगा डर, तो इसने इम्पोज किया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या है आप लोग को समझ आ जाना चाहिए। रॉलेट एक्ट क्या है आप लोग को समझ आ जाना चाहिए। कब पास हुआ, क्या हुआ, जनरल डायर कब आया, सब याद होना चाहिए। जनरल डायर तो आप लोग को बहुत सही लगेगा ना, अभी जलियांवाला बाग बचपन से पढ़ा है, अभी हम वो पढ़ेंगे ना तो उसमें भी जनरल डायर का ही हाथ था। क्यों हाथ था, बिकॉज जिसने एक लॉ इम्पोज किया इसको लगा मेरी बेइज्जती हो रही है, मैंने लॉ इम्पोज किया तुम मेरे लॉ को मान नहीं रहे हो। इसको लगा ऐसी बेइज्जती हम नहीं सहन करते बिड़ू। तो लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट स्टैंजा। 13th अप्रैल, अभी हमने कौन सी डेट को पढ़ा था, 10th अप्रैल को पढ़ा था, जब अमृतसर में लोगों को मना कर दिया था तुम घुसो ही मत। मतलब इतना डर, मतलब हम इंडियंस पावरफुल तो बहुत थे। यस ब्रो, वी वर पावरफुल, बट फिर भी यार हमें आज़ाद होने में बहुत ही टाइम लग गया, बहुत ही टाइम, एक बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इट्स ओके, अब तो हम आज़ाद हैं। नाउ ऑन 13th अप्रैल, ये डेट याद कर लो। कैसे याद करोगे तुम 13th अप्रैल? देखो मैंने तो ऐसे याद किया था अपने बचपन में, क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे 13th अप्रैल को आता था, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत इजी हो गया था याद करना। बट तुम ध्यान रख लो ना भैया, रोस्टेड्यू टीचर की दीदी की बहन, शिट, रोस्टेड्यू टीचर की भाई का बर्थडे 13th अप्रैल को आता है। भाई एक तो याद कर ही सकते हो, हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार, बेस्ट फ्रेंड्स, रिमेंबर देयर बर्थडेज। तो 13th अप्रैल ऐसे याद कर लेना। अप्रैल कैसे याद करोगे, अप्रैल तुम याद कर लेना बाग से। बाग में कितने लेटर्स है, 4, तो यहाँ क्या आएगा 4। अब जलियांवाला मैं तुम्हें बोल सकती हूँ ऐसे याद कर लो, बट इसमें क्या है प्रॉब्लम, ये 12 लेटर्स का ही है, और यहाँ पे डेट आ रही है 13, तो तुम इससे कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए तुम इसको याद ही मत करो। मैंने बताया ही क्यों, मैं अपने स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती। तो तुम याद रखोगे कि दीदी के भाई की बर्थडे कब है, 13th अप्रैल। नाउ
On that day, a large crowd gathered in the close and crowd of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had to come to attend to the annual Baisakhi fair. अब देखो, इतना तो सबको पता होगा कि जलियांवाला बाग का है, अमृतसर क्या बोल रही हूँ, पंजाब के अंदर है। तो वहाँ पे ना क्या होती है, बैसाखी मनाई जाती है। तो बैसाखी के लिए लोग आए थे वहाँ पे, बैसाखी फेयर के लिए वो सारे के सारे लोग आ गए थे। तो अभी क्या हमने पढ़ा कि मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते थे। बट बैसाखी फेयर है तो ऑब्वियसली इंडियंस में जैसे ही फेयर होता है, जैसे हमारे बहुत सारे फेयर्स होते हैं ना, अलग कुंभ का मेला, ये इतने सारे मेले, तो वैसे ही एक बैसाखी फेयर था। तो वहाँ पे लोग तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन जनरल डायर ने डर कर ये सब तो मना कर दिया कि लोग एक साथ इकट्ठे हो ही नहीं सकते। अब क्या करेंगे? तब किया क्या, उधर इतने सारे लोग खो गए। और सच्ची बात ये है कि बहुत सारे ना ऐसी आड़ में चुप चुप कर गवर्नमेंट के अगेंस्ट पॉलिसीज बना भी रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो सच्ची में मेला घूमने आए थे। यार मेला नहीं घूमेंगे क्या अब हम? उस टाइम मूवीज थोड़ी होती थी। अब बहुत सारे लोग बाहर से आए थे तो उन्हें पता नहीं था कि भाई एक ऐसा कौन सा एक्ट पास हुआ था, किसने पास किया था, डायर ने पास किया था, क्या पास कर लिया था, मार्शल लॉ, ऐसा उन लोगों को कुछ पता नहीं था। तो वो लोग तो आए ऐसे झुंड में, और चाचे नाने मामी दादी सबको लेके आ गए। तो अब डायर एंटर हुआ वहाँ पर। डायर को देखा, डायर को पता है इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोग इकट्ठे हुए, डायर को ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने लॉस पढ़ा, उसकी ईगो हर्ट हुई भैया, ईगो, कि मैंने पास किया और तुम लोग यहाँ पे आके जश्न मना रहे हो। तो इसने वो एंटर हुआ। अब वहाँ पे क्या था कि एक ही दरवाज़ा था, तो उनने एंट्री कर दी ब्लॉक और फिर ओपन फायर किलिंग कर दिया। अब क्या होता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, या ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग 100। अब होता क्या है, आप कुछ भी ऐसा एक्सेप्शनल चीज़ करते हो ना, एकदम से आप डिसीजन लेते हो, तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है। तो वहाँ पे जब जनरल डायर से पूछा गया कि भाई आपने ये सब चीज़ क्यों किया, तो ही टोल्ड टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट ही डिड दिस, जस्ट टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट ही डिड दिस। मॉरल इफेक्ट मतलब भाई डराने के लिए, ईगो हर्ट बोल तो सकता नहीं, भाई मेरी ईगो हर्ट हो गई बोल तो सकता नहीं, तो उसने बोला भाई तो प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, जिससे जो भी सत्याग्रही हैं उनमें टेरर आ जाए कि भाई वो जनरल डायर के शासन में उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये हो गया टेरर, डर, कितने ही नाम दे दूँ तुम इसको, बट ये झूठ है। हमें पता है उसकी ईगो हर्ट हुई, और उसने बोला कि नहीं भैया सत्याग्रही इसको दबाने के लिए मैंने काम किया। तो ब्रिटिश सरकार तो है ही गेली, उसने बोला ठीक है जनरल डायर, ओके व्हाटएवर यू स्पीक वी अग्री, इट्स ओके लेट्स गो ऑन। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही है, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग ये याद रखना है, प्रोड्यूस्ड मॉरल इफेक्ट ये याद रखना है, ठीक है। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes, attacks on government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people, etc. Okay. अब क्या हुआ? अब इंडियंस की ईगो हर्ट हो गई। उधर हुई थी जनरल डायर की ईगो हर्ट और इधर हो गई इंडियंस की ईगो हर्ट। अब दोनों के बीच में एक लिंक बनाना था, जिसने बनाई एक लिंक बनाना था। तो क्या हुआ, उसने तो भाई लोगों को मार दिया। जब हम इंडियंस मरते हैं ना तो हमारे अंदर एक अलग ही आग बबूला, हमारा खून खौल जाता है यार। तो वो लोग जो जितने भी लोग थे, लोग्स, ओह माय गॉड व्हाट आई एम स्पीकिंग, लोग्स, जितने भी लोग हुआ करते थे, तो वो लोग आ गए सड़कों पे। मतलब सड़कों पर इन द सेंस इतनी गरीबी नहीं आई थी, मतलब वो लोग सड़कों पे आ गए हड़ताल करने के लिए, रैलीज करने के लिए। तो ऐसे क्लैशेस होने लग गए। जब उनको ऊपर ध्यान नहीं गया ना, वी आर अटेंशन सीकर्स ब्रो, हमें अटेंशन चाहिए। दैट्स जस्ट अ फनी वे, बेसिकली हम अटेंशन सीकर्स नहीं थे, हमें आज़ादी चाहिए थी। बट यहाँ पे इन लोगों को अटेंशन चाहिए था, इन लोगों को मिला नहीं। तो वो गए और उनने जला दिए गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट की फिर से ईगो हर्ट हो गई। भैया कितनी ईगो हर्ट होती है यार इन लोगों की। इधर पहले जनरल डायर की ईगो हर्ट हुई, फिर हम इंडियंस की ईगो हर्ट हो गई, अब ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की ईगो हर्ट हो गई कि भाई हमारे घर जला दिए। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हमारी ना इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। इन लोगों ने बोला कि हम लोग अपने नाक रगड़े ज़मीन पे, हम उनको सलाम ठोके। उन्होंने, और जैसे हमने उनके क्या किया, हमने उनकी बिल्डिंग्स जला ली, उन लोगों ने हमारे गांव जला दिए यार। मतलब कुछ भी किया उन लोगों ने, कुछ भी। एक एग्जाम्पल जो, हाँ ये चीज़ तुम याद रखना कि हमारी इज्जत छीनने के लिए उन्हें हमसे नाक रगड़वाई,
उन लोगों ने हमको क्रॉल करवाया स्ट्रीट्स पे, उन लोगों ने हमसे सलाम ठुकवाया, मतलब हमारे देश पे आके तुम हमारे इधर राज करके हम ही से बोल रहे हो कि हम ये सब करें। भाई क्यों, हम क्यों करें? माई इंडियन ब्लड इज फ्यूल्ड नाउ। तो ये एक एग्जाम्पल तुम याद करें ना, अरे यार, गुजरन वाला इन पंजाब विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे उनने पूरा का पूरा ये विलेज ही उड़ा दिया। भाई इतने फटाके कहाँ से आए थे तुम्हारे पास? अब जो मोमेंट गांधी जी ने चालू किया था उन्हें बंद करना पड़ा। अब चालू कैसे किया था तुम लोग तो बोलोगे भाई कौन सा मोमेंट, अभी तो हमने कोई मोमेंट की बात ही नहीं की। भैया जी भूलो ना को, हमने क्या बोला, तुम जो शेड्यूल के साथ पढ़ रहे हो तो तुम चीज़ों को कनेक्ट करो। हड़ताल के साथ नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल को, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 13 अप्रैल के टाइम पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था, इतनी भी बात क्लियर है। मतलब क्या हो रहा था, ये स्ट्राइक्स और ये क्लैशेस क्या हुए थे, ये सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट थे। तो महात्मा गांधी जी ने बोला, महात्मा गांधी जी कौन है? द किंग ऑफ ट्रूथ, किंग ऑफ नॉन वायलेंस। तो इन लोगों ने बोला, महात्मा गांधी जी बोले वायलेंस छिड़ रहा है तो हम कर देते हैं इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ। और इस मूवमेंट को पता है क्या बोला गया था? इस मूवमेंट को निक नेम दिया गया था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह दिया था ना। रॉलेट एक्ट क्या है, कौन से में पास हुआ था? 1919 में पास हुआ था। बार बार याद दिला रहे हैं, 1919 में पास किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, एक्सेस पावर दे दी, भैया जी मेरे को जेल में डाल दो, बिना मुझसे, मतलब मेरे को गवाही नहीं चाहिए, मेरे को जेल में डालो बस तुम। अजीब लोग थे। अब ये जो चीज़ है, ये पिक्चर देखो तुम, कितनी शर्मनाक पिक्चर है ये इंडियंस के लिए। तो एक्चुअली इस पिक्चर के अंदर हुआ ये कि जो हमारे जनरल डायर थे उन लोगों को उसने बोला था ना, जब उसकी ईगो वापस से हर्ट हो गई तो उसने क्या बोला कि तुम क्रॉल करो, तुम अपनी नाक रगड़ो। तो इसका वही पिक्चर है, ये जो इंसान है ना इसको क्रॉल करवा रहे हैं, ये मुस्टंडे इसको कॉल करवा रहे हैं। और ये कब हुआ था? 1919 में। अब ईयर कैसे याद रखें भैया जी? रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? उसी साल पास हुआ था। हड़ताल कब बिगेन हुई थी? 6 अप्रैल को, उसी साल बिगेन हो गई थी। तो ये कब लड़ेंगे? अब इस साल हुई तो 2019 में तो नहीं लड़ेंगे ना, 1919 में ही लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें 1919 में ही हुई थी। वो ये लास्ट पैराग्राफ हमारा रॉलेट खत्म। और ये लास्ट पैराग्राफ बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया है। महात्मा गांधी जी की चालें सामने आएंगी इसमें, चालें। नाउ जो रॉलेट सत्याग्रह था ये इतना वाइड स्प्रेड मोमेंट बन चुका था, लोगों के अंदर खून खौल गया था, लेकिन महात्मा गांधी को कुछ कारणों की वजह से उसको स्विच ऑफ करना पड़ा। क्यों? वायलेंस हो गया था और महात्मा गांधी द किंग ऑफ नॉन वायलेंस हैं। अब ऑन माय गॉड, ओके ओके ओके। सो प्रॉब्लम ये आई थी कि महात्मा गांधी को पता चल गया था। हमें पहले तो ज़्यादा इंडिया में बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको याद है हमने इसमें सिर्फ पंजाब के बारे में बात की, हमने इसमें सिर्फ अमृतसर के बारे में बात की। भाई राजस्थान कहाँ गया, महाराष्ट्र कहाँ गया, इंडिया तो पूरा ना, तो वो सारे स्टेट्स कहाँ गए? तो गांधी जी को ये रियलाइज़ हो गया कि अब एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चाहिए। गांधी जी की ओवर कॉन्फिडेंस जो थी ना 3 सत्याग्रह जीतने के बाद, 3 सत्याग्रह कौन से? एक तो बिहार वाला, एक खेड़ा इन द सेंस पेड़ा वाला, और एक अहमदाबाद वाला। ये 3 सत्याग्रह वो जीत गए थे। उनका ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। अब तो अब वो पूरा गिर गया। कौन से एक्ट से? इस वाले सिविल डिसोबीडियंस से उनका पूरा का पूरा जो था वो सब गिर गया। तो गांधी जी को पता चल गया, और ये भी बात पता चली कि अगर हमें जीतना है तो हम भाइयों को साथ आना पड़ेगा। हमने पहले भी ये बात कर रखी है, अगर ये हमारा ब्रिटिश एनिमी है तो इन 2 भाइयों को एक साथ आना पड़ेगा। बाद में तुम लड़ो झगड़ो, दैट डजंट मैटर, लेकिन तब तक तुम्हें एक साथ होना पड़ेगा अगर तुम्हें इसको मार गिराना है। तो अगर तुम्हें इसको मारना है तो तुम लोगों को साथ आना पड़ेगा। तो उन्हें इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इन्हें एक मिला खिलाफत इशू। अभी खिलाफत इशू कौन सी चिड़िया का नाम है? होता क्या था कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और ओटोमन एम्पायर, जिसने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा उसको पता होगा कि ओटोमन एम्पायर, ओटोमन टर्की कितनी महान चीज़ है। तो इसका जो राजा था इसका नाम था खिलाफा, और ये थे उस समय के मुस्लिम भगवान।
उस समय के मुस्लिम भगवान थे। अब भगवान के सामने कुछ हो, हम एक बार तो खुद की बेइज्जती सहन कर ले, भगवान की नहीं करेंगे। तो जब ये हार गए तो सिर्फ एक र्यूमर स्प्रेड हुई कि बहुत ही एक हार्श ट्रीटी बन रही हो इस खिलाफा के खत्म। मुस्लिम्स को आ गया गुस्सा, हर एक पूरी दुनिया के मुस्लिम्स एक साथ इकट्ठा हो गए और बोले अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पूरी दुनिया में इंडिया आती है भैया जी। तो एक बनी खिलाफत कमेटी। इस खिलाफत कमेटी कब कहाँ बनी? बॉम्बे में बनी। बॉम्बे में क्यों बनी भाई? इंडिया जब डेवलप कर रही थी ना, तब भी एकदम रईस लोग बॉम्बे में रहते थे। आज भी अंबानी जैसे लोग बॉम्बे में ही रहते हैं यार। तो खिलाफत कमेटी कहाँ बनी? बॉम्बे में बनी। और कब बनी? ऑब्वियसली 1918 के एंड में। अगर वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था, कैसे पता हमें? रॉलेट एक्ट कब आया, तब आया। क्यों आया? क्योंकि ब्रिटिशर्स को तभी चैन मिला ना, तो उन्होंने बोला ठीक है यार कर दो पास अब। तो 1919 में वो कमेटी बनाएंगे ना, तो 1919 में चलो ये कमेटी बन गई। अब क्या हुआ, जो नए नए मुस्लिम्स थे ना, उन लोगों को लगा भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो भी करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो जो नए युवा पीढ़ी थी, जैसे आप जैसे, हम जैसे, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, तो ये ना हम अपने गुरु महात्मा गांधी जी के साथ हर चीज़ डिस्कस किया करते थे। तो महात्मा गांधी से तो ये तब भी डिस्कस किया कि भाई खिलाफा को जिताना है, ये वो करना है, क्योंकि उस वक्त भी इनका कॉमन एनिमी कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हर किसी से पंगा मोल रखा था भाई, अजब ही चढ़े नशे चलते थे इसके। तो महात्मा गांधी जो है उनके पास आते थे। महात्मा गांधी को लगा भैया दिमाग लगाओ थोड़ा, अगर इस मोमेंट पे हम हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर दे तो हमारी तो सोना चांदी सब हो जाएगी, ये मेरे को एक और ताज तो गिफ्ट कर ही देंगे। तो इन्हें मिला एक बहुत ही अच्छा मौका, तो इन लोगों ने सोचा यूनिफाई कर देते हैं। तो कैलकट्टा सेशन हुआ था कांग्रेस का सितंबर 1920 में। ये इतना डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। जो टॉपर्स हैं वो भले तुम चाहो तो कर लो। कैलकट्टा सेशन जो है, जो कांग्रेस में हुआ था सितंबर 1920 के अंदर, उधर उसने अपने कांग्रेस के लीडर्स को भाई किया कि भाई अपन करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बढ़िया से एक मूवमेंट मेरे दिमाग में आया, चलो करते हैं। क्यों? इसने क्या बोला? इसने बोला कि एक मिनट हम पहले इधर चलते हैं आपको समझाने के लिए। तो इसने बोला कि एक हमारे पास जो है वो है हमारा खिलाफत इशू है। इसमें मेन इंडिया के अंदर कैटेगरी अगर हम लें तो एक तो होती है हिंदू की, दूसरी होती है मुस्लिम की। बहुत सारे सब कैटेगरीज भी हैं, लेकिन वो हिंदू के अंदर आ जाते हैं या मुस्लिम के अंदर आ जाते हैं। तो इधर जो है, इधर लोगों को बोला कि हम स्वराज के लिए लड़ेंगे, खुद पर राज करने के लिए लड़ेंगे। भगवत गीता और कितने ही ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स में आया कि भाई स्वराज इज़ द बेस्ट थिंग। तो उधर बोला कि हम स्वराज के लिए लड़ेंगे, तो इनको नॉन कोऑपरेशन के अंदर बांध दिया, मतलब गोली दे दी इधर आके कि हम ऐसे लड़ेंगे। और इन्हें तो इनका नशा चढ़े रहे था कि भाई खिलाफा को जिताएंगे, खिलाफा के लिए लड़ेंगे, खिलाफा के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। इधर इनको लड़ा दिया। तो अंदर ही अंदर, मतलब अंदर ही अंदर एवरीवन नो, अंदर ही अंदर ना हर किसी को पता है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ मुस्लिम है और यहाँ पे, लेकिन जब कॉमन एनिमी ब्रिटेन आता है तो ये दोनों जो है वो एक साथ बन जाते हैं। थोड़ा सा इसका मुस्लिम और थोड़ा सा इधर हिंदू आ जाते हैं, थोड़े से इधर मुस्लिम आ जाते हैं, और वो सारे के सारे लोग ओवरऑल यूनाइट हो जाते हैं। और फिर ये हमारे कॉमन एनिमी ब्रिटेन के खिलाफ खड़े होते हैं। जीतते नहीं है, अगर इधर जीते तो हम 1947 तक थोड़ी लगाते, हम 1919 में ही आज़ाद हो जाते। लेकिन हमें 1947 में आज़ाद हुआ, मतलब हमें ये तो पता है कि हम जीते नहीं थे, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को याद हो गया होगा कि कैसे हमने इतनी कहानियाँ बनाई, इन लोगों को पहले यूनाइट करने के लिए धोखे में रखा, ये बात है, बट हम यूनाइट हो गए थे एक बार के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस बात को हम नहीं भूल सकते। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ याद हो गई होगी। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट वाई नॉन कोऑपरेशन में। टिल द टाइम, गुड लक, सायोनारा पीपल।